हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटोर्स में। और आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट एनआरआई कैटेगरी के बारे में। एनआरआई कैटेगरी सबसे हॉट टॉपिक होता है जब हम नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि एनआरआई कैटेगरी होती क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, किन स्टूडेंट्स को ये ऑप्ट आउट करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और आप कैसे एक एनआरआई कैटेगरी में सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो देखिए, एनआरआई कैटेगरी होती क्या है। देखिए, हम लोग मैं वीडियोस देखता हूँ, बहुत वीडियोस हैं, आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा एनआरआई कैटेगरी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, मैं आपको आपके एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। एनआरआई कैटेगरी वो कैटेगरी है जहाँ पर अगर आप सिर्फ नीट क्वालिफाइड हैं एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, अगर आपका चाहे नीट में स्कोर 140 हो, 150 हो, 160 हो, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होगा, आप सभी बच्चे एलिजिबल हैं नीट में एनआरआई कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब देखिए, एनआरआई कैटेगरी में बाय बुक्स डेफिनेशन है कि आपको 182 डेज से ऊपर होना चाहिए, फादर मदर मामा चाचा ताऊ ताई दादा दादी नाना नानी, आप देयर इज़ नो स्पेसिफिक। ठीक है, सिंपली फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री आप बोलते हैं, फिर स्पॉन्सर्स कैटेगरी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, इसे वास्ट थिंग। ठीक है, और शायद आप रिलेट करते होंगे अगर आपने ड्रॉप किया था, जब आप एनआरआई होते हैं ना, जब आप एनआरआई होते भी हैं और आप अप्लाई करते हैं तो भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, साफ सीधी बात है। ठीक है, अगर आप वेरिफिकेशन पे जाते हैं 90% रिजेक्शन रेट है। ठीक है, तो इसकी कोई सेट डेफिनेशन नहीं है कि आपका एडमिशन अगर एनआरआई कैटेगरी में होगा तो कैसे होगा। ठीक है, आप एमसीसी में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग, तो एमसीसी भी आपको जो लिस्ट देती है कि किन बच्चों का एडमिशन एनआरआई में एलिजिबल है या नहीं है, वो भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट ये है। ठीक है, बाय बुक्स चलोगे तो बहुत कुछ है, रियलिटी में देखोगे तो बहुत कुछ है भी और नहीं भी। तो आप बाय बुक्स भी चलेंगे तो भी आप देखेंगे कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप स्टिल क्वालिफाई नहीं करते। जब आप वेरिफिकेशन पे जाते हैं या एमसीसी पे आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो उसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, जो काउंसलिंग बॉडी बैठी है उनको भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे मैटर करता है आपका प्रोफाइल, मार्क्स मैटर करता नहीं है। जो बच्चा क्वालिफाई है उसको सीट मिल जाएगी, सिंपल। आपके 500 स्कोर है, आप एनआरआई हैं, अगर आप रिजेक्ट हो गए तो आप सीट नहीं मिलेगी। अगर आपके 200 स्कोर है, अगर आप एलिजिबल हो गए तो वो सीट आपको मिल जाएगी। मार्क्स वैल्यू नहीं करता, मार्क्स वैल्यू करता है आपका प्रोफाइल और वेरिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन। अगर वहाँ पे पैनल को लगेगा कि आप एनआरआई हैं, आपको एक सूट करते हैं एनआरआई कैटेगरी में, तो आप एलिजिबल होंगे। अब आप ये देखिए कि हमको लेना क्यों चाहिए। ठीक है, देखिए किन को लेना चाहिए। देखिए, जो भी स्टूडेंट, मैं तो क्लियरली बोलूँगा, जो भी बच्चा मान लीजिए जिनका स्कोर 300 है 350 है, वहाँ तक आप आराम से कंफर्टेबली ले सकते हैं। अगर आप फ़ीस को कंपेयर करते हैं, चलिए एक बार क्वालिटी और वैल्यू को बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम बात करते हैं फ़ीस की। इंडिया के अंदर अगर आपका स्कोर 300 से नीचे है तो आप ये मान लीजिए कि आपका बजट 1.25 1.35 तो आने ही वाला है 5.5 साल में। आप साल का 25 लाख रुपए 26 लाख रुपए फ़ीस पे करेंगे ही करेंगे, सिर्फ फ़ीस। हॉस्टल की बात करेंगे तो 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए पर ईयर हॉस्टल भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, वन टाइम फीस भी देंगे, मिसलेनियस भी देंगे। तो अगर आप इसको एक एवरेज में निकालेंगे तो आप कहीं न कहीं पे 27 से 28 लाख रुपए पर ईयर का फीस एनीवेज़ आप पे करने ही वाले हैं। ठीक है? अगर हम यहाँ पे बात करें कंपेयर टू एनआरआई कैटेगरी, तो एनआरआई कैटेगरी में भी फीस आपकी लगभग इतनी ही होती है, और लेकिन क्वालिटी उन कॉलेजेस की बहुत फार सुपर हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं वैल्यू की। देखिए, एनआरआई कैटेगरी में ठीक है, आपको एडमिशन मिल गया, मैटर ये करता है कि कहाँ पर। देखिए, एनआरआई कैटेगरी में आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई कैटेगरी अवेलेबल है, डीम्ड कॉलेज में भी एनआरआई कैटेगरी अवेलेबल है, और प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपके एनआरआई कैटेगरी अवेलेबल है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं वो है आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, जहाँ पे एनआरआई कैटेगरी है। पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, गुजरात, पौंडीचेरी, कर्नाटका, तो ऐसे मेजर 6 to 7 स्टेट्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी आपके लिए एनआरआई सीट्स अवेलेबल होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि उसको कैसे आपको कैश आउट करना है, कैसे वो सीट आपको एक मिल पाए। ठीक है, और अब देखें कि वैल्यू की। देखिए, वैल्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में किस तरीके से होती है आपकी प्रैक्टिस, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। डीम्ड कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस भरे पड़े हैं इंडिया में, लेकिन क्वालिटी दिन बर दिन उसमें बहुत ज़्यादा नीचे हो रही है। पेशेंट लोड नहीं आ रहा है, फैकल्टी उस लेवल पे नहीं है जो कि आपको उस तरीके से पढ़ा सके, वो क्लासरूम एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है उन कॉलेजेस में।
जहाँ पे किसी कॉलेज में 200 सीटें हैं और 200 के 200 बच्चे 200 मार्क्स के नीचे ही हैं सब लोग, ठीक है? तो वहाँ पे कोई एनवायरनमेंट या कल्चर आपको नहीं मिलेगा। और कॉलेजेस में कोई पढ़ाता नहीं है, कॉलेजेस में क्लासरूम का एनवायरनमेंट पढ़ाता है, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगी और रिज़ल्ट आपको पता लगेगा साढ़े 5 साल के बाद, ठीक है? जब आप अपना यूजी कंप्लीट करते हैं और पीजी के लिए जब तैयारी करते हैं ना, जब पीजी का एग्ज़ाम देते हैं, वो ही एक मेक और ब्रेक फैक्टर होता है, किसी भी कॉलेज में। जब आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, मैटर वही करता है कि आप कितना अच्छा डॉक्टर बन के निकले, ठीक है? जीएमसी कॉलेज का पढ़ा हुआ स्टूडेंट और किसी भी प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज का पढ़ा हुआ स्टूडेंट में हमेशा ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करना चाहिए जब आप एडमिशन करने जाते हैं या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और कोई भी काउंसलर या कोई भी आपको टीचर ये गाइड नहीं करता है कि किस टाइप के कॉलेजेस आप चूज़ करिए, है ना? अगर आपका कम स्कोर है, पैसा आप खर्च कर रहे हैं, कोई आपको ये गाइड नहीं करता। अगर आप पैसा खर्च करें, एडमिशन तो मिल जाएगा। पॉइंट एडमिशन मिल जाएगा नहीं है, पॉइंट कहाँ मिलेगा वो मैटर करता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप सोच समझ के प्लान करिए, क्योंकि एक बार आपने कॉलेज चूज़ कर लिया, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, फ़ीस पे कर दिया, तो आप वहाँ से वापस नहीं जा सकते। आप साढ़े 5 साल तक चाहते हुए, ना चाहते हुए आपको वहाँ उस कंडीशन में रहना पड़ेगा, उस क्वालिटी ऑफ कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। देखिए, डिग्री के ऊपर कभी नहीं लिखा आएगा क्या कॉलेज का नाम है। मैटर करता है कि आपकी क्वालिटी क्या है। आप पीजी के एग्ज़ाम में कल को एक फ्री सीट लेते हैं कि आप फिर से 2.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए खर्च करके फिर से वो सीट बाय करते हैं, ठीक है? तो अभी आपके पास अगर ये अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है एनआरआई कैटेगरी में एक सीट लेने की, तो डेफ़िनेटली आपको वो प्लान करना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्लान करिए नॉर्थ इंडिया में ही पढ़ने का। देखिए, अगर आप स्टेट छोड़ते हैं तो उसके अपने चैलेंजेस आते हैं, ठीक है? अगर आपको 150 स्कोर आता है, आप रैंडमली किसी भी कॉलेज का फॉर्म भर देंगे या फिर किसी भी रैंडमली काउंसलर ने जो बोला वो मान के चले जाएँगे। ये सोच लेते हैं कि 150 स्कोर आ गया, 200 स्कोर आ गया, इससे बेटर तो मेरे लिए हो ही नहीं सकता। शायद यही मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, और आप सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, सबसे मेजर चैलेंज आता है लैंग्वेज का। अगर आप वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको पेशेंट क्या बोल रहा है वो आप नहीं डायग्नोस कर पाएँगे। अगर आप डायग्नोस नहीं कर पाएँगे तो जब पीजी का एग्ज़ाम करेंगे, जो कि 80% क्लिनिकल नॉलेज पे बेस्ड होता है, वो कैसे करेंगे? मैंने देखा है 2 साल, 3 साल पास आउट होने के बाद भी यूजी के बच्चे पीजी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? दूसरा मेजर चैलेंज आता है फूड, एनवायरनमेंट, कल्चर। अगर आप साढ़े 4 साल, साढ़े 5 साल वहाँ रह रहे हैं, तो आपको वहाँ के इकोसिस्टम में रहना है, ठीक है? अगर आप रोज़ उठ के परेशान हो रहे हैं, रोज़ आप डेली अपनी पर्सनल परेशानियों से ही जूझ रहे हैं, और यहाँ पे आपके पेरेंट्स और स्ट्रेस ले रहे हैं कि मेरा स्टूडेंट वहाँ पे स्ट्रेस्ड है, ठीक है? तो आपका कंसंट्रेशन कभी पढ़ाई पे 100% हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, कंफर्टेबल जहाँ पर हैं, पहले आप वो चूज़ करें, ठीक है? जहाँ लैंग्वेज अच्छा हो वो चूज़ करें, जहाँ फूड आपके बेसिक जो आप फॉलो कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो, वो आप चूज़ करें। अगर आप दिल्ली के हैं, पंजाब से हैं, नॉर्थ इंडिया के हैं, तो आप राजस्थान, यूपी, इस बेल्ट को आप स्टिल आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करें, ठीक है? और आप ये देखिए कि कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं बताता, कोई भी काउंसलर आपको ये पॉइंट्स पे नहीं डिस्कशन करता, सिर्फ यही करते हैं कि आपका स्कोर ये है, ये 25-30 लाख रुपए का बजट पर ईयर लगेगा और आप चले जाइए। बस कहानी ख़त्म। उनका काम ख़त्म और आपको लगता है आपका भी काम ख़त्म, ठीक है? सेलिब्रेशन शुरू, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। कहानी तो यहाँ से शुरू होगी। रियल चैलेंजेस तो अब आपको फेस करना है, जब आप रियली कॉलेज में जाएँगे, ठीक है? तो हमेशा क्वालिटी को देखिए, दूर पास को मत देखिए। आप 17 साल रह चुके हैं अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है? तो थोड़ा-सा अगर आप 4 घंटे, 2 घंटे दूर चले जाएँगे घर से, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक अच्छा डॉक्टर बन के ही निकलेंगे, ठीक है? वरना साढ़े 5 साल बाद फिर से कहानी वही घूम के आएगी कि आप फिर से पीजी के लिए फिर से 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको रिटर्न, ठीक है? तो आप रियली वैल्यू के पीछे जाइए, क्योंकि डिग्री अगर प्राइवेट और डीम्ड में अगर आपको मिल रही है, अगर अच्छी मिल रही है, गुड इनफ। अगर आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो आप कभी अच्छे से आप
परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और रिजल्ट उसके बहुत डेवेस्टेटिंग होने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं आपको राउंड 1 में एक एनआरआई कैटेगरी में सीट मिल सके किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश यही करते हैं कि किसी तरीके से आपको एक वैल्यूएबल कॉलेज मिल सके जहाँ पे प्रैक्टिस पे पहले फ़ोकस्ड हो। पहले प्रैक्टिस पे फ़ोकस होना चाहिए, जहाँ पे 5% 10% बच्चे ही 150 या 200 स्कोर के होते हैं एनआरआई कैटेगरी में जीएमसी में। 650 700 नंबर वाले बच्चों के साथ आप हॉस्टल शेयर करते हैं, क्लासरूम शेयर करते हैं, एक एनवायरनमेंट में रह के पढ़ते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी वैल्यू चाहिए तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए एंड थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।